गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, मतलब पिछले दिन पढ़ चुके हो हिंदी में पार्ट 1 नदी। और आप करेंगे इसकी नदी की प्रश्न और एक्सरसाइज। ठीक है। पहले प्रश्न है आपका, नदी हंस हंस कर क्या बतलाती है। तो उसका उत्तर है, नदी हंस हंस कर बतलाती है कि संघर्ष करना जीवन का स्रोत है। फिर अगला प्रश्न है, कवि नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है। तो उसका उत्तर है, कवि ने नदी को निरंतर भागते दौड़ते यानी बहते हुए देखा है, इसलिए नदी को विश्राम करने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है, नदी गांव और शहर को क्यों प्यारी क्यों है। तो उत्तर है, नदी गांव और शहर दोनों का ही माँ के समान पालन पोषण करती है, अर्थात जीवन देती है। फिर अगला प्रश्न है, नदी के छोने किन्हें कहा गया है। तो उत्तर है, नदी पर बने बांधों को नदी के छोने कहा गया है। अब है लिखित प्रश्नोत्तर। नदी में उठती लहरें किसका प्रतीक हैं। तो उत्तर है, नदी में उठती लहरें जीवन के संघर्ष में आने वाले मुसीबतों का उत्थान पतन का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न है, नदी को पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है। तो उत्तर है, नदी को पर्वत से भी महान इसलिए कहा गया है क्योंकि नदी के जल से प्रत्येक प्राणी को जीवन मिलता है। नदी बड़े बड़े पहाड़ों और पर्वतों को काटकर उपजाऊ मैदान बना देती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नदी जीवन बनकर रोशनी कैसे बांटती है। तो उत्तर है, नदी के किनारे बने बांधों को जमा पानी जी जल विद्युत पैदा करती है, जिससे हमारे घरों में रोशनी होती है। इस प्रकार नदी बिजली बनकर रोशनी बांटती है। और अगला प्रश्न है, देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर कैसे निर्भर है। तो उत्तर है, नदी देशों को पीने का पानी, वन संपदा, कल कारखाने सभी में सहयोग देती है। नदियों के जल पर ही अन्न उत्पादन, उद्योग धंधे, पर्यटन आदि निर्भर हैं। जिन देशों में नदियां हैं वे आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर होते हैं और प्रगति करते हैं। जिन देशों में नदियां नहीं होती वे प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। ठीक है। ये तो हो गए प्रश्नोत्तर। अब है आशय स्पष्ट कीजिए। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तो उसका आशय है, अनेक संस्कृतियाँ नदियों के तट पर विकसित हुई हैं और उजड़ गईं। उनके उत्थान और पतन की कहानियाँ नदी के लहरों में छपी हुई है। और अगले दूसरा है, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वे लक्ष्य स्वयं हो जाती है। तो इसका आशय है, नदी का लक्ष्य है सागर, जिसे खोजने के लिए नदी मीलों लंबी यात्रा करती है और सागर में मिलकर स्वयं ही लक्ष्य यानी सागर बन जाती है, अर्थात सागर के साथ एकाकार हो जाती है। ठीक है। अब है पठित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ आपकी इस किताब में दे रखा है पूरा पद्यांश, तो इसके प्रश्नोत्तर मैंने नीचे लिख दिए हैं। प्रश्न है, नदी के सैलाब रूप धारण करने का क्या परिणाम होता है। तो उत्तर है, नदी के सैलाब रूप धारण करने से सड़कें, पुल, रेल आदि बह जाते हैं, यानी चारों ओर तबाही का दृश्य दिखाई देता है। फिर अगला है, अंत में नदी किसमें मिल जाती है। तो उत्तर है, अंत में नदी समुद्र में मिल जाती है। और अगला प्रश्न है, नदी स्वयं लक्ष्य कैसे हो जाती है। तो उसका उत्तर है, नदी सागर के साथ एकाकार होकर स्वयं लक्ष्य बन जाती है। अब है मूल्यप्रक प्रश्न। बच्चों, ये मैंने कर दिया है, वैसे आप अपने मन से भी इसको कर सकते हो। कविता में वर्णित नदी के जीवन संघर्ष से हम क्या सीख सकते हैं। तो उत्तर है, नदी के जीवन संघर्ष से हम सीख सकते हैं कि हम बाधाओं से घबरा कर रुके नहीं, बल्कि चुनौतियों को स्वीकार कर लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। ये तो हो गए पद्यांश के प्रश्नोत्तर जो आपको कॉपी में करने हैं। अब है किताब की एक्सरसाइज, ये आपको किताब में फिल करनी है। पहले है सही विकल्प। जीवन का स्रोत क्या है। तो इसका आपको सही का निशान लगाना है संघर्ष पर। और दूसरा है, नदी की लहरों में क्या अंकित है। तो इसका उत्तर है, संस्कृतियों का उत्थान पतन। फिर अगला प्रश्न है, जिन देशों में
जिन देशों ने नदी को पाया वे क्या बन गए? तो इसका उत्तर है विकसित और महान। फिर अगला है नदी किसमें धड़कन भरती है? तो इसका सही उत्तर है कल कारखानों में। ठीक है। अब है दिए गए शब्दों में पंचम अक्षर का प्रयोग करके लिखिए। जैसे निरंतर, तो मैंने आधा ना इसमें ऊपर अंकी बिंदी है तो इसका आधा ना हमें शो करना है। इसी तरह से क्रांति का, स्वतंत्रता, अंकित, जिंदगी, रिहंत। अब ये प्रायवाची शब्द हैं, आपके ये एग्जाम में भी आ सकते हैं किताब के, हिंदी फर्स्ट के। ये मत सोचना कि ये वाले प्रायवाची शब्द नहीं आएंगे। ठीक है। यह आप अपने मन से कर सकते हैं जो आपको याद है। जैसे नदी का सरिता, तरणी, तटनी, और जीवन का जिंदगी, आयु, प्राण, पर्वत का पहाड़, नग, गिरी, रोशनी का उजाला, प्रकाश, ज्योति, समुद्र, जलधि, पयोधि, क्षीर, दूध का क्षीर, अमृत, दुग्ध। फिर इनके आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है स्वर, व्यंजन और स्वर को अलग अलग लिखना। जैसे संघर्ष में हमारी स्वर और व्यंजन दोनों मिले हुए हैं, इन्हें अलग अलग लिखना है। ये जैसा आपके इसमें दिखा रखा है। जैसे संघर्ष है स प्लस अंग प्लस घ प्लस अ प्लस र प्लस श प्लस अ। इसी तरह से लक्ष्य को करना है। उत्थान, क्रांति, स्वर और व्यंजन सबको अलग अलग दिखाने हैं। ठीक है। अब है दिए गए शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखिए। आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं जिसमें से आपको तत्सम और तद्भव छांट के अलग अलग लिखने तक। ठीक है। जैसे तत्सम हमारे स्रोत, विश्राम, उत्थान, लक्ष्य, पर्वत, जीवन। और तद्भव है गाँव, दूध, रात, प्यार, ऊंचा। इसी तरह से 5 विदेशी और देशज शब्दों के नाम लिखिए। कुछ शब्द सोच कर लिखिए। जैसे विदेशी शब्द है कंप्यूटर, जहर, ट्रेन, प्लेटफार्म, स्कूल। और देशज शब्द हैं फुनगी, लोटा, पगड़ी, जूता, डिबिया। कविता में आए तुकांत शब्द चुनकर लिखिए। जैसे बहती रहती, तो इसी तरह से टकराती, बतलाती, बार, प्यार। आप कविता पढ़िए। कविता में अगर और भी दूसरे लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक। अब है निम्नलिखित शब्दों में आए उपसर्ग और प्रत्यय और उनका मूल शब्द अलग कीजिए। यानी उपसर्ग और प्रत्यय आपको अलग अलग करना है। जैसे कमजोर, कम हमारा उपसर्ग हो गया और जोर प्रत्यय। इसी तरह से संस्कृति का सम प्लस कृति, और थान का उत प्लस थान, अंकित का अंक प्लस इत, व्यापकता में व्यापक प्लस ता, और महानता में महान प्लस ता। ठीक है। यह आपको कॉपी में, किताब में करनी है एक्सरसाइज।